Hello students, welcome back to my channel. So students, previous video we have studied about the law of conservation of mass. Law of conservation of mass के बारे में हमने पढ़ा था. In this video we are going to take the another law, that is the law of constant composition or law of definite proportion. तो इस वीडियो में हम उसकी definition पढ़ेंगे, उसके examples पढ़ेंगे, उसके exceptions पढ़ेंगे और उसके numericals भी देखेंगे कि इस law से related क्या क्या हमारे numericals बनते हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. दो नाम है इसके, कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉ हमें दिया था उन साइंटिस्ट का नाम था जेल प्राउस्ट. द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज J.L. प्राउस्ट इन 1799. क्लियर? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें दिया था वो किसने दिया था, याद कीजिए, एंटोनी लेवोइजियर ने एंड 1798 में. और ये हमें किसने दिया था, J.L. प्राउस्ट इन 1799. क्लियर? ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड is always found to be made up of the same element combined together in the same fixed proportion by mass. Now ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड जो है, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड अगर हम लेते हैं, वो केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा किसका बना हुआ मिलेगा हमें, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट. एक केमिकल कंपाउंड आपको हर टाइम क्या मिलेगा, सेम एलिमेंट का बना मिलेगा, विच कंबाइन टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. और ये जो एलिमेंट होंगे, जो सेम एलिमेंट होंगे, ये फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में एक दूसरे से कंबाइंड होंगे. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा हमें किसका बना हुआ मिलेगा, सेम एलिमेंट्स का बना हुआ मिलेगा. और जो वो सेम एलिमेंट्स होंगे वो सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइंड होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वाटर, ठीक है, अगर मैं H2O की बात करूं, अब ये वाटर अगर मैं लेक से लेती हूँ, सपोज एक ग्लास वाटर मैंने किसी लेक से लिया, ठीक है, या फिर मैं इसको ओशियन से लेती हूँ, या फिर मैं उसको इंडिया कंट्री से लेती हूँ, या फिर जापान की कंट्री से लेती हूँ, किसी भी कॉन्टिनेंट से लेती हूँ. ठीक है. सपोज एक ग्लास मैंने वाटर लेक से लिया, एक ग्लास वाटर ओशियन से लिया, एक ग्लास वाटर इंडिया की किसी रिवर से लिया, एक ग्लास वाटर मैंने जापान की किसी रिवर से लिया. तो सब में जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, जो वाटर कंपाउंड है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा. ये नहीं कि लेक के रिवर में कार्बन ऑक्सीजन होगा या फिर ओशियन के रिवर में कुछ और होगा, हाइड्रोजन कार्बन होगा. नो, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल में लूंगी उन वाटर मॉलिक्यूल में दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा आपका 2:16, दैट इज 1:8. चाहे आप कहीं से भी वाटर ले लो. क्लियर? वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा इट इज कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच आर कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8. क्लियर? ठीक है. सिमिलरली सपोज आई हैव टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सपोज आप तीन फ्रेंड्स हो, आप तीन फ्रेंड्स को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है.
ठीक है, पहले फ्रेंड ने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाया, बाय बर्निंग कोल इन एयर। उसने क्या किया, कोल को एयर में बर्न किया, एयर की प्रेजेंस में कोल को बर्न किया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, C+O2 गिव्स CO। ठीक है, दूसरे फ्रेंड ने क्या किया, बाय हीटिंग लाइमस्टोन। दूसरे फ्रेंड ने लाइमस्टोन को हीट किया। ठीक है, दूसरे फ्रेंड ने लाइमस्टोन को हीट किया, CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स TaO प्लस CO2। ठीक है, एंड तीसरे फ्रेंड ने क्या किया, बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO। क्लियर, NaHCO3 on heating gives Na2CO3 plus H2O plus CO। क्लियर, ये तीन अलग अलग मेथड है जिन मेथड से हमें क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। लेकिन किसी भी मेथड में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड देखूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है, कार्बन का मास हो जाएगा 12 और 32, मींस दैट इज 3:8। अब चाहे CO2 फर्स्ट मेथड से मिले, सेकंड मेथड से मिले, थर्ड मेथड से मिले, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो फिक्स्ड है, दैट इज 3:8। क्लियर, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, मींस कोई भी केमिकल कंपाउंड है, वो केमिकल कंपाउंड हमेशा हमें कैसा मिलेगा, सेम एलिमेंट का बना हुआ मिलेगा, और वो जो सेम एलिमेंट होंगे वो सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होंगे। ये इस लॉ का कहना है, इसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। क्लियर, अब देखेंगे इसकी लिमिटेशन। आई होप ये चीज समझ में आई हो, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। क्लियर, नाउ we'll talk about the limitations. लिमिटेशन इसकी कहां अराइज होगी, पहला, if the element have an isotope, अगर किसी एलिमेंट का आइसोटोप प्रेजेंट है तो। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हमें पता है कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। क्लियर, सो अगर कार्बन 12 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है, इफ कार्बन 12 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 12:32। क्लियर, लेकिन अगर कार्बन 14 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 14:30। ये इसका लिमिटेशन है। अगर एलिमेंट आपका आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वहां पे जो वो कंपाउंड बना रहा है उसके रेशियो चेंज होने के चांसेस होते हैं। दो वी नो कार्बन 14 इज लेस देन कार्बन 12, लेस क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर कार्बन 14 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा तो रेशियो वहां पे हमें 3:8 नहीं मिलेगा। क्लियर, ठीक है, ओके। सेकंड लिमिटेशन जो इसकी है वो देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है दैट यू हैव अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। एक कंपाउंड है आपके पास, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, यानी कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। एंड आपसे पूछा है व्हाट विल बी दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या हो सकता है। क्लियर, ठीक है। नाउ सपोज किसी बच्चे ने कहा दिस इज अ कीटोन, sorry this is not ketone, this is ether।
ठीक है, किसी ने कहा कि ये क्या है, ईथर। क्लियर? एंड सपोज दूसरे बच्चे ने कहा नो दिस इज नॉट ईथर, दिस इज अल्कोहल। नाउ ईथर में देखिए C2H6O, अल्कोहल में देखिए C2H6O। मींस दोनों के केस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन कंपाउंड क्या है, अलग अलग है। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो अगर निकालेंगे, दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जिस रेशियो में कंबाइन हुए हैं, वो रेशियो सेम आएगा, लेकिन दोनों कंपाउंड क्या है, अलग अलग है। इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो ये इसकी क्या है, दूसरी लिमिटेशन, कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन नेचर। क्लियर? तो पहला लिमिटेशन क्या होगा, अगर एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो वहां पे डिफरेंट रेशियोज में एक ही कंपाउंड बन सकता है, एक ही कंपाउंड हमारा हमें डिफरेंट रेशियो में मिल सकता है। और दूसरा क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम हो, कंपाउंड जिस रेशियो में एटम्स हमारे कंबाइन हुए हैं वो सेम हो, लेकिन कंपाउंड्स क्या हो, अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारे लिमिटेशन है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन की है। तो पहली बात ये दिया था जेएल प्राउस्ट ने, उनके अकॉर्डिंग था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जब बनता है उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, और वो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में ही कंबाइन होते हैं। फिर ये हमने एग्जांपल्स देखे, ठीक है। फिर हमने लिमिटेशन पढ़ी, लिमिटेशन में हमने क्या कहा कि अगर कोई एटम, कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में होता है तो वो आपका एक ही टाइप का कंपाउंड डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास में बना सकता है, लाइक CO2 12:32, 14:32। और ये भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो सेम हो, लेकिन जो कंपाउंड बन रहे हैं वो हमारे क्या हो, अलग अलग हो। क्लियर? तो ये हमारे क्या होंगे, लिमिटेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नोट डाउन दिस, देन वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, सो हियर इज आवर क्वेश्चन, 6.488 ग्राम ऑफ लेड। क्लियर? क्या क्या गिवन है हमें, पहले तो हम गिवन लिख लेंगे। गिवन लेड विच इज 6.488 ग्राम। 6.488 gram of lead combined directly with 1.002 gram of oxygen। ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन है, ऑक्सीजन which is 1.002 gram। जो 6.488 ग्राम लेड है वो 1.002 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, PbO2। Now what is PbO2? PbO2 क्या होगा बताइए? It is lead peroxide। PbO2 is lead peroxide। PbO2 is lead peroxide। So इतना ग्राम lead 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, lead peroxide। आगे क्वेश्चन कहता है lead peroxide is also produced by heating lead nitrate। जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो भी हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लेड पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। एंड इट वाज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड पेरोक्साइड इज 13.38%। ठीक है, दूसरे में क्या किया है, दूसरे में हमने क्या किया है, लेड नाइट्रेट को हीट किया है जिससे हमें क्या मिला, लेड पेरोक्साइड। और इस लेड पेरोक्साइड में 13.38% क्या प्रेजेंट है, हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो पहले मेथड में मैं क्या कर रही हूँ, 6.488 ग्राम
ऑफ लेड को 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे लेड परऑक्साइड मिल रहा है। दूसरे में मैं लेड नाइट्रेट को हीट कर रही हूँ तो जो लेड परऑक्साइड मुझे मिल रहा है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 13.38% है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं क्या मान लूं कि मेरा ये लेड परऑक्साइड 100 ग्राम है, ठीक है, तो इसमें 13.38 ग्राम मेरा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। अगर ये जो लेड परऑक्साइड है ये मान लो अगर मैं 100 है तो इस 100 का 13.38% कितना आएगा, 13.38, तो 13.38 इसमें क्या प्रेजेंट है, 38 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर। नाउ फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट वाले में ये जो लेड परऑक्साइड है PbO2 जो बन रहा है वो कितना बनेगा, 6.488 प्लस 1.002, 7.490 ग्राम। 6.488 gram of lead combined with 1.002 gram of oxygen to form 7.490 gram of lead peroxide। ये पहले तरीके से हमें मिला है। ठीक है, नाउ देखिए दिस 7.490 gram of lead peroxide PbO2 contain 1.002 gram of ऑक्सीजन। हमारे पास लेड परऑक्साइड कितना है, 7.490 ग्राम है, जिसमें से 1.002 ग्राम उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर इतने लेड परऑक्साइड में इतना ग्राम ऑक्सीजन है तो 100 ग्राम ऑफ लेड परऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन होगा, 1.002 मल्टीप्लाई बाय ये 100 डिवाइडेड बाय ये 7.490 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। सेकेंड वाले में हमें क्या पता चला था कि जो PbO2 हमें मिला है उसमें 13.38% ऑक्सीजन है। तो हमने कहा कि अगर मान लो PbO2 हमारा 100 ग्राम है तो उसमें 13.38 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो सेकंड वाले में हम निकाल रहे हैं कि अगर ये लेड परऑक्साइड हमें 100 ग्राम मिलता तो इसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन का होता। तो 7.490 ग्राम जो लेड परऑक्साइड है अगर उसमें 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है तो 100 ग्राम ऑफ लेड परऑक्साइड में कितना ग्राम हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 13.378, जिसे राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 13.38 ग्राम और परसेंट, क्योंकि 100 ग्राम में निकाला है तो हम इसे परसेंट भी लिख सकते हैं। तो लेड परऑक्साइड चाहे फर्स्ट मेथड से बनाया चाहे सेकंड मेथड से बनाया, दोनों के केस में अगर मेरा लेड परऑक्साइड 100 ग्राम है तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना आ रहा है, 13.38 ग्राम। तो बचा हुआ अमाउंट किसका होगा, लेड का होगा। इट मीन्स चाहे ये मेथड हो चाहे दूसरा मेथड हो, दोनों में लेड और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, सेम। तो ये लॉ ये जो क्वेश्चन है, ये जो डेटा है, ये किसको इलस्ट्रेट करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, कि लेड परऑक्साइड चाहे आप किसी भी मेथड से बनाओ उसमें लेड और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो रेशियो आएगा कॉम्बिनेशन का, वो क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। क्लियर। सो इस वे में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम दिस लॉ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया देन रिवाइंड इट एंड वॉच इट अगेन। फिर भी नहीं आया देन आस्क मी वट एवर बी योर डाउट। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है तो वो मुझे पूछे, मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। क्लियर। सो ये देखिए, देन आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। So here is the question. This question is for your practice. Try to solve this question. अगर पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ रखा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। So that's all for today. I hope आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन समझ में आया हो। इसमें आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन मीन्स ये है क्या
और इसके एग्जाम्पल्स, इसके लिमिटेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं एंड दैट्स क्लियर। तो मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको समझ में आया देन आई विल बी वेरी 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 हैप्पी, और अगर नहीं समझ में आया है देन प्लीज लेट मी नो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।